मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इस पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कई इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूँगा। और मैं ये मानता हूँ, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज़ को मैं दूर करूँगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के संबंधित ये बिल है, संशोधन बिल। बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू की जांच हो सकेगी। हालांकि पहले ये अधिकार ट्राइब्यूनल को हुआ करता था और ट्राइब्यूनल ही फैसला लेता था। केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती थी अगर कोई अपील में जाता भी था केस। लेकिन अब ये अधिकार केंद्र को दिया है जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर। काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस
पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। सर, 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, जिस पर्पस के लाया गया है वो सर्व कर रहे हैं। कई कमेटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा। लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है। उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई यहाँ इस मुद्दे को लेकर के कमेटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है लिटिगेशंस और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है।
उसके बाद सर, जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं, दो कमेटियों के बारे में। ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था। यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है, लोकसभा में किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री वक्फ संशोधन बिल पर बोल रहे हैं, उस पर पूरी अपनी बात रख रहे हैं। सरकारी जो पक्ष है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर आज सारा दिन हंगामा रहा, विरोध सत्ता पक्ष को झेलना पड़ा। कांग्रेस ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, इसके अलावा डीएमके ने विरोध किया है और कहा है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, अधिकारों पर चोट है। हम आपको बता दें कि जो संशोधन में मुख्य बिंदु जिनको बदला जा रहा है वो दरअसल क्या क्या हैं। बिल में वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं को ऐसी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाने की बात की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए जिला कलेक्टर स्तर पर के अधिकारी होंगे, वो इसकी जांच करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो रेवेन्यू है उसकी जांच अब हो सकेगी। 8 लाख से ज़्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, उनकी जो कुल संपत्तियां हैं वो 8 लाख से ज़्यादा हैं और जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 200 करोड़ के लगभग आता है। तो इस पर भी क्योंकि ये मिसमैच था कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद इतना कम रेवेन्यू क्यों है, इसमें भी संशोधन किया जा रहा है कि इसकी भी जांच हो सकेगी। इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए किया जाएगा, ये इसमें प्रावधान रखा गया है। और नए बिल में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड अब यह तय करने का एकमात्र अधिकारी नहीं रहेगा कि संपत्ति वास्तव में वक्फ बोर्ड की है या नहीं। यानी पहले अगर कोई विवाद होता था तो वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना होता था कि यह संपत्ति उसकी है, बल्कि जो दूसरा पक्ष होता था उस पर यह जिम्मेदारी होती थी कि वो ये साबित करे कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है उसको आप रैंक को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए। ये उसी कमेटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है उसमें क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं ये उसी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 100% हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है। और आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमेटी आपने बनाया सर। ये सर हमने शांति से इनकी बात सुना। अध्यक्ष महोदय जी, ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है, आपको तो नियम मालूम है सर। दूसरा कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी, तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे। उस जेपीसी में सर
सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहां मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा, मुतवालीस के बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुतवाली बनाना है और उसको कैसे हटाना है इसी में केंद्रित है, इसलिए इसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी है उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड मौजूदा जितना है देश भर में उसको फिर से सर्वे होना चाहिए और गरीब मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड का अपना अंदर में सही चीज का, चाहे वो लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसका एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, वहां उनका एक्सपर्ट लोगों का और भी लोगों को अंदर लाने का जरूरत है ताकि वो ज्यादा चुरुस्त दुरुस्त हो सके। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का और सजेशन है टोटल वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। ये सचर कमेटी ने और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया। और सर आप सबको भी एक बार वो कमेटी का रिपोर्ट मैं आपको ही दे देता हूं ताकि आप भी पढ़े फिर से। और सर टोटल जो 1995 वक्फ एक्ट को फिर से मजबूती से रीलुक करना चाहिए, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ही रिपोर्ट है। और एक आपने अपॉइंट किया, अब देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया। ये सारा रिकमेंडेशन आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। सारा का सारे प्रॉब्लम, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं। इसलिए सर राहुल जी कन्विंस हो गए, ये मन ही मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय जी। सर राहुल गांधी सहमत होके जा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमत देकर के गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था। आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है, आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा अभी, आप सिर्फ शांति से सुनिए सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को, मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है, तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं। इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते सर। लोकतंत्र में, भारत जैसा महान देश में क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए सर?
वो गुमराह करे, वो ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्राइब्यूनल सर ये इस तरह से आप लोग बात करके मेरा आवाज नहीं दबा सकते हैं। सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर तरीका ऐसा बनाया कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता है। कितने कोर्ट में पेंडिंग है मैं अभी बताऊंगा सर। दूसरा इन्होंने संविधान का हवाला दिया सर। इन्होंने संविधान का बार-बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए सर? जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया, और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए सर? ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये इस सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। और आज हम सर, आज जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसमें सारा प्रावधान रखा गया है। उसमें एक मैटर मैं बोलना चाहता हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं सर? इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया, या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया, या पुराने बहुत साल हो गए, आप लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था, या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है, और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसा हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है। ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं, और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है, तो हम सुधर ला रहे हैं। गलतियां हुई हैं, लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। और सर सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर वेहिकल प्रॉपर्टी एक्ट 1950, उसको सर हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन
हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए सर। उसके बाद सर उसके बाद मैं कुछ ऐसा इश्यूज पे जाना चाहता हूं जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके उनको कन्विंस होगा सर। सर आप सर इनको थोड़ा चुप करें, बीच बीच में इस तरह का कहना, सीनियर मेंबर है सर। अब हम सर बड़ा विषय पे जाना चाहता हूं सर। ये हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं, 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों लाखों लोगों से, या तो आप मंत्रालय के ओर से जाके उनके साथ कंसल्टेशन किया, या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मंत्रालय में आए और उनके बात को हमने सुना है सर। पिछले एक साल के अंदर में, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वर्क लैंड एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यहां बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं, और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या सर? अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर? आगा खानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर। जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। नाम मत बताना नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इश्यूर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर। कुछ कंसल्टेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं सर। 2015 के बाद
एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। ऐसा मत सोचिए ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया, मत सोचिए। ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर। इसमें सर अलग अलग समुदाय के जितना मैंने नाम लिया सर, अहमदियास है, बोहरास, पसमंदास, आगा खानीज, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने पिछड़े मुसलमानों के अंदर में सबसे लेकर के 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सर। 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया, फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में, फिर 12 तारीख अक्टूबर 2015 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका कंसल्टेशन का बैठक हुआ। उसके बाद 2015 में 11 नवंबर का दिल्ली में, फिर उसके बाद 7 जनवरी 2017 में फिर दिल्ली में, 8 मार्च 2018 दिल्ली में, इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में, उसके बाद 2024 जुलाई 23 में फिर लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2023 नई दिल्ली में सर। और ये जो प्रोसेस है लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है सर। आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहां सर। सर 2023 जो लेटेस्ट कंसल्टेशन जो हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं। इसमें सर जनरल पब्लिक जो आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई, क्योंकि हमारा मंत्रालय ने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल में भी आपका कोई इश्यू है, आप आ सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आप मिल सकते हैं। उस समय सर मुंबई में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जनरल पब्लिक के साथ साथ और भी ऑफिशियल से भी हमारी बैठक हुई और उसमें स्टेट वक्फ बोर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और कदम क्या क्या उठाना चाहिए उसका सुझाव वहां में आया। लखनऊ में जब बैठक हुई, लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के जो बाकी टॉप लेवल से भी सबसे बात हुई, चेयरमैन, सीईओ और आम लोगों से भी वहाँ सुनवाई हुई और वो भी बहुत एक्सटेंसिवली वहाँ बात हुई। और वहाँ ये वामसी पोर्टल आपका जो इंफॉर्मेशन वगैरह जितना हम शेयर करते हैं, ये सब के बारे में, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस होना चाहिए, सारा चर्चा हुए, रिकमेंडेशन दिए कि ये अमेंडमेंट का जरूरत है। आपके लखनऊ से भी रिकमेंडेशन आया है। उसके बाद सर दिल्ली में मंत्री जी का अध्यक्षता में जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरपर्सन होती है, उनकी अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली में बैठक हुए, विज्ञान भवन में बैठक हुए और उसमें काफ़ी इश्यूज है जो मैंने आपके सामने में रखा। सारे के सारे इश्यूज उसी दौरान हर स्टेट, मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा मगर मैं स्टेट का नाम जरूर बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश से आए, आप सुनने का क्षमता रखेंगे तो मैं तो, आप लोगों ने इतना सवाल किया, मुझे तो लगता है कि कम से कम 3 घंटा मुझे बोलना चाहिए। इतना आप लोगों ने गलत धारणा यहाँ में फैलाया है। सर आंध्र प्रदेश, असम से, बिहार में सुन्नी वाला आए, दिल्ली का, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का शिया और उत्तर प्रदेश सुन्नी दोनों इस बैठक में पार्टिसिपेट किया। और पूरा डिटेल में ये जो आज हम अमेंडमेंट बिल लेके यहाँ आए हैं, ये सारे चीजें आपके हर एक स्टेट का जब आपका प्रतिनिधि आए, सभी ने ये कंसर्न रेज किया है और उसी को एड्रेस करके आज आपके सामने में मैं लेखा जोखा पेश कर रहा हूं सर।
और सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड के बारे में आप जो बचाने का इतना जो कोशिश कर रहे हैं, इनका खिलाफ पूरा मुसलमान समाज के अंदर में वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है और ट्राइब्यूनल के खिलाफ भी कितना आक्रोश है आपको अंदाजा नहीं है। इसमें सर इंडिविजुअल केसेस, मैं कुछ केसेस आपको सामने मैं जरूर बताना चाहूंगा ताकि वो दर्द आप भी महसूस करें। सर जो कुछ केसेस मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं वो आप सबको जानना चाहिए एक इंसान होने के नाते। सबसे पहले तो अहमदियाज की ओर से कई रिप्रेजेंटेशन जो मेरे पास आए हैं, हमारा मंत्रालय में जो है उसमें खास करके स्टेट वक्फ बोर्ड कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी केस है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यहाँ में भी इस केस को दर्ज किया गया है और वो चल रहा है, इसलिए मैं उस पर डिटेल में अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ। दूसरा सर एक इंडिविजुअल केस है बोहरा समाज का। सर मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहाँ रहते थे और वो प्रॉपर्टी सेटल हो चुके हैं। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। और ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस चीज को। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है, और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। आप सोच के देखिए, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमसे मिलने आते हैं उसका दिल के अंदर में कितना दर्द होता होगा। मैं मिलने का समय में मुझे समझ में आ गया था कि ये इसका क्यों सॉल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा सर, ये मीडिया में भी सर मीडिया के अंदर में काफी चर्चा हुई है ये केस जो मैं आपको बताने वाला हूं। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए, पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए, वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह का जो चीज होते हैं इसमें धर्म मत देखिए, इसको इस देश का नागरिक होने के नाते विशेष रूप से हम लोग सब सांसद है इस सदन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ये कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, ये मत देखिए ये कैसा इस तरह का घटना हो गया कि आपको ये चिंता नहीं होते। आपको ये सब घटना सुन करके ये चिंतित होना तो स्वाभाविक होना चाहिए। सर ये सुन नहीं पा रहे हैं और विषय को भटकाने के लिए तरह तरह का बातें यहाँ किया जा रहा है।
सर सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सोचिए, ये सब कोई प्राइवेट लैंड तो है ही नहीं। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सोचिए सर, ये कैसे कर सकता है? आप सोच सकते हैं क्या? देखिए, मैं बाय डेफिनेशन मैं एक बहुत हूं, मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूं, लेकिन मैं सब धर्म को मानता हूं। लेकिन इसको आप लोग बार बार धर्म को लेकर के मत देखिए। कोई भी इस देश का नागरिक सरकारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हो सकता है क्या? म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी का जमीन आप कैसे वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं सर? सिट डाउन राजा। आप बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, फायदा नहीं है। मैं अभी यील्ड नहीं करूंगा सर। मैंने शांति से आप लोगों का बात सुना है सर। कर्नाटका स्टेट का तो कमाल है सर। आप सुनिए ध्यान से। कर्नाटका स्टेट का 2012 में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट का सुनिए। जो रिपोर्ट मेरे सामने में आए हैं 2012 में कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकर्स ऑफ लैंड को कमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर दिया। और इसको अगर आप हिसाब किताब करोगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सबको मालूम है वक्फ प्रॉपर्टी को किस पर्पस में आप इस्तेमाल कर सकता है। ये रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए और पायस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप मनमानी कर रहे हैं। तो एक कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का इतना मनमानी कर रहे थे तो कम से कम बाकी तो नहीं सही, कम से कर्नाटका से सीधा कांग्रेस एमपी तो कम से कम बोले ना इसमें। ये आंखों के सामने में इतना बड़ा घपला हो रहा है सर। एक इंडिविजुअल केस फिर मैं साइड करना चाहता हूँ। डॉक्टर बारिये बुशरा फातिमा का केस सर, ये लखनऊ का है अखिलेश जी। ये चिंता नहीं करो। और ये शायद आप मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये आपको किसी